हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति माली। वेलकम टू CSS स्क्वायर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट जो 1 मार्च को कंडक्ट किया गया है, लाइफ साइंस का एग्जाम पेपर। होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और सभी का सिलेक्शन हो। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 51। ओके, इन अ हेटेरोजाइगोट one allele may conceal the presence of another allele. The statement represents। देखो ये क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन लगातार आपके मेंडल के लॉ से दिए गए हैं। ठीक है, जो आप लॉस पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इससे आपको लगातार क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हेटेरोजाइगोट कंडीशन। हेटेरोजाइगोट कंडीशन क्या होती है? जब हम एक डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील की बात करते हैं। तो डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील की यहाँ पे बात की गई है कि इन हेटेरोजाइगोट कंडीशन जब एक अलील दूसरे अलील की प्रेजेंस को क्या कर दे, कंसील कर दे, दूसरे अलील की प्रेजेंस को ना एक्सप्रेस होने दे, तो उस लॉ को, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आंसर था इसका, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। Mendel research led him to formulate the following। मेंडल की रिसर्च से क्या क्या फॉर्मुलेट हुआ है? तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आपको प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है। जैसे पहला जो ऑप्शन है उसमें है अलील ऑफ अ जीन आर आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव। क्या ये मेंडल कह के गए थे? बिल्कुल कह के गए थे। डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये कौन से लॉ की, कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? तो ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की यहाँ पे बात हुई है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 वाला क्वेश्चन भी आपका वही है। ओके, तो आपने जब मेंडल के लॉस के बारे में पढ़ा होगा, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपने देखा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ओके, कि जब भी अलील क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर जाते हैं? वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, राइट। मीन्स कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव अलील क्या हो जाता है? सेग्रीगेट हो जाते हैं, राइट। दूसरा जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या कहा गया था कि जो अलग जीन्स होते हैं, दो जीन्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये जो मेंडल थे वो क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने इस पर्टिकुलर लॉ से क्या कहना चाहा था कि जो जीन्स होते हैं, जैसे एक जीन ये हो गया, दूसरा जीन हम ये ले लेते हैं, तो ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखते। मीन्स ये दोनों क्या है? किसी क्रोमोसोम के ऊपर कैसे नहीं है, पास में प्रेजेंट नहीं है, दूर दूर प्रेजेंट है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की थी, है ना। उन्होंने इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट की बात की थी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे लिंकेज की बात जो मेंडल के द्वारा नहीं की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि लिंकेज वाज व्यूड एज एन एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये इससे भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54। recombinant gametes are produced as a result of the following। recombinants कब मिलते हैं? यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए थे। recombinants क्रॉसिंग ओवर से मिलते हैं, ये हमें पता है, राइट। ऑप्शंस बहुत सिंपल से थे। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेंट बनते हैं जब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन देखा ही जाता है। जब हम क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर में हम बात करते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर होता है। कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 55, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। In which of the following general formula is applied when two linked genes are being mapped? ये आपका अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई दिए थे, अगर गलती से किसी ने ये लगाया तो ये सही नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको ऑप्शन चूज करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपका बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। द बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस moving a piece of chromosomal DNA from one cell to another is called, ठीक है। अब जब रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। अब पता नहीं क्यों इसमें क्यों कंफ्यूजन है बच्चों को, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब रिकॉम्बिनेशन में बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन की बात की है, साथ ही साथ क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसका पीस मूव कर रहा है एक सेल से अनदर सेल में। तो ट्रांसडक्शन की बात तो हम कब करते हैं, ट्रांसडक्शन की हम बात करते हैं वायरस से रिलेटेड, और वायरस कोई सेल तो है नहीं और लिखा है सीधा सीधा सेल टू अनदर सेल, तो यहाँ पर सीधी तरीके से जो आंसर होने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो या इसमें और इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस फॉर ट्विन डॉटर्स। अब ट्विन डॉटर्स की बात हो रही है, डॉटर्स को हम सर्कल से पेडिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस ऐसे मिले हैं जो ट्विन डॉटर्स की बात कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, राइट। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, दोनों में ही ट्विन्स की बात की हुई है। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको कौन से ट्विन्स है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आंसर आपके दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। पीएससी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले ऑप्शन को मानेंगे, बट दोनों ऑप्शंस यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन कौन से वाले वो नहीं बताया हुआ है कि फैटर्नल ट्विन्स है या आइडेंटिकल ट्विन्स है, ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट। तो इसका सी और डी दोनों के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, in a human population due to aneuploid abnormality, अब यहाँ पे aneuploidy के बारे में बात की गई है। Down syndrome occurs when there are 3 copies of chromosomes, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप अगर पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर के तब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ट्राइसोमिक 13, ट्राइसोमिक 18 एंड 21, यहाँ पे 3 डिजीजेस आपको याद रखनी रहती है, एक होता है पिटाउ सिंड्रोम, दूसरा होता है एडवर्ड, और तीसरा आपको याद रखना रहता है डाउन सिंड्रोम। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो ऑब्वियसली बात थी इस टाइप के क्वेश्चंस आना। तो यहाँ पर चूंकि आपको डाउन सिंड्रोम पूछा गया है तो इसका आंसर ट्राइसोमिक 21 हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको नेक्स्ट वाली एग्जाम के लिए भी याद रखना है तो आप इसे याद रख सकते हो। पिटाउ सिंड्रोम जो होता है वो आपका ट्राइसोमिक 13 होता है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमिक 18 होता है, और डाउन सिंड्रोम जो आपको पूछा गया है वो है ट्राइसोमिक 21, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द मोस्ट कॉमन नोन एग्जांपल्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आर। अब यहाँ पर आपने ये भी आप 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं क्यों, सीधा सीधा सा पूछा गया है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और ऑरिकुलर हाइपरट्राइकोसिस ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और इसकी हम बात करते हैं तो ये वाई लिंक्ड होता है। वाई लिंक्ड में भी इसे हम क्या कह देते हैं, हॉलिंड्रिक कह देते हैं, राइट। तो इसका आंसर जो था वो ऑल ऑफ द अबाउट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द ट्रांसफर ऑफ अ सेक्शन ऑफ वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज। अब यहाँ पे ट्रांसफर की बात की गई है, ऑप्शंस इतने अच्छे दिए गए हैं, इजीली आप उसको क्या कर सकते थे, चूज कर सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिलीशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, ट्रांसफर की बात की गई है, ना डिलीशन है ना डुप्लीकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया का ऊपर जो क्वेश्चन था, है ना। अब यहाँ पे बचता क्या है आपके पास, ऑप्शन ट्रांसलोकेशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following fibrous connective tissue connects muscle to bone। अब इसमें क्या बताया गया है, ये आपका बिल्कुल आप बोल सकते हो जब से आपने मसल और बोन पढ़ना स्टार्ट की होगी तब से ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि बोन से बोन का जो कनेक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स, राइट। और बोन से मसल का जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, टेंडन। तो यहाँ से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये, which of the following
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? टेंडन। ओके, इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 62, who amongst the following had differentiated between monocotyledon and dicotyledon chiefly on the basis of leaves? अब ये क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के नेम वाले पूछे जाते हैं, ये भी पीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। वो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट उठा के लेके आते हैं जो आपको इंटरनेट पे तो कहीं नहीं मिलते हैं, आपको बुक्स ही इसके लिए पढ़नी पड़ती है, या फिर इसका सिंपल सा तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठाएं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको जितने भी साइंटिस्ट के नेम के क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारी टेबल बना के आप उस चीज से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है वो है लोबिलियस। लोबिलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन को ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स डिफरेंशिएट किया था। ओके, अब नेक्स्ट आपको तैयारी करनी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बाकी जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया है वो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख सकते हैं। गैस्पार्ड और बॉहिन आपने सुना होगा, जिसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका लोबिलियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, which of the following smallest microorganism is devoid of cell wall? अगेन 11th क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसमें से पूछा है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ पे जितने दिए गए सारे स्मॉल ही है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है डिवॉइड ऑफ सेल वॉल्स। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, ऑब्वियस ही बात है, माइकोप्लाज्मा ही आपका ऐसा होता है जिसमें सेल वॉल आपकी नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, the division of all living organism into 3 domains widely accepted by the microbiologist। अब यहाँ पे 3 डोमेन आपसे सिस्टम पूछा गया है, 3 डोमेन सिस्टम जो आपका कार्ल वूज ने दिया था, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 डोमेन में किस किस को डिवाइड किया गया था, किस किस को क्लासिफाई किया गया, तो ये आपका हो जाता है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ वायरस इज। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ वायरसेस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है वायरियन। ओके, अब यहाँ पे प्रियन ये तो प्रोटीन से रिलेटेड है, ये आपके तीनों वायरस से रिलेटेड है, और वायरियन में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन करने की एबिलिटी आपके पास किस में होगी, वायरियन के पास में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज़ूलॉजी। ओके, लैंटिक हैबिटेट ऑफ लिम्नोलॉजिकल स्टडीज इन्वॉल्व्स। अब 2 वर्ड्स आप यहाँ पे पढ़ते हो, लैंटिक और लोटिक। अब लैंटिक का मतलब क्या होता है और लोटिक का मतलब क्या होता है? लैंटिक मतलब रुका हुआ, लोटिक मतलब बहता हुआ, राइट। तो रुका हुआ पानी आपको इनमें से कहाँ पे दिखाई देता है? रुका हुआ पानी कहाँ पे दिखाई देगा? लेक्स और स्वाम्प्स में। स्ट्रीम्स रुका हुआ नहीं होगा, लोटिक वाटर मिलेगा वहां पे। रिवर्स आपकी कैसी होती है? लोटिक होती है। स्ट्रीम्स कैसी होती है? हमेशा इसमें क्या होता है? बहता हुआ पानी होता है। तो इसका आंसर जो था इस क्वेश्चन का, वो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा? लैंटिक। देखते से हमें समझ जाना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात थी इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अगेन ऑप्शंस भी इस तरीके से बनाए गए हैं, इतने सिंपल तरीके से, है ना। ऑब्वियसली बात है, आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो, ऑड वन आउट कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैविंग मेडिसिनल एप्लीकेशन इज। अब आपको यहाँ पे क्या ढूंढना था? मेडिसिनल एप्लीकेशन वाला वर्ड ढूंढना था, सिंपल सी बात थी। ठीक है, क्या था? बायोसेंसर। मेडिसिनल एप्लीकेशन तो होगा नहीं, राइट। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बोला है। बायो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड आपको पता है प्लांट से रिलेटेड होता है, राइट। बायोफिल्टर्स, बायोफिल्टर्स मेडिसिनल एप्लीकेशन देंगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। बायो फार्मास्यूटिकल इसका आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 67, राइट, है ना। तो ज्यादातर तो हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉमन सेंस लगाना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द न्यूरोट्रॉपिक वायरस causing fatal diseases in foxes, dogs, wolves, bats, cats, humans, सभी में जो डिजीज कॉज करता है। दूसरा यहाँ लिखा है, एक ही वर्ड है, यहीं से देख के आप समझ सकते हो, न्यूरोट्रॉपिक वायरस, है ना। न्यूरॉन्स के ऊपर कौन जाके एक्ट करेगा? ठीक है,
तो रेबिस वायरस यहाँ से सीधा सीधा आप देख के यहाँ से चूज कर सकते थे। वायरल हेपेटाइटिस, कैंसर, पेनिसिलिनोसिस, ये कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेबिस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 69, यूज ऑफ प्लांट्स दैट बाइंड सॉइल ह्यूमस ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबियल एंजाइम्स, राइट। यहाँ पे प्लांट्स का यूज बोला गया है। द वर्ड इज फाइटो, आपको फाइटो वर्ड यहाँ पे देखना था। और क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, बाइंड कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ह्यूमस को टू द एक्शन ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबियल एंजाइम। तो यहाँ से सीधी तरीके से यहाँ से एसिमुलेशन क्या होता है, वो इससे रिलेटेड थोड़ी ना एसिमुलेशन वर्ड, है ना। फाइटो डिग्रेडेशन यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे? डिग्रेडेशन हो रहा है, ये तो बाइंड करके रख रहा है, स्टेबलाइज करके रख रहा है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। दिमाग लगाना था, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। अब ये देखो, इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 70, प्लाज्मोडियम a common spore forming sporozoan parasite in human causing a disease। अब इस प्लाज्मोडियम में तो क्या कॉज करेगा? डिसेंट्री कॉज करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। माइकोसिस, सीधा सा आंसर था, मलेरिया कॉज करेगा। क्या दिमाग लगाना था, बताओ, आप खुद देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ, ऐसा नहीं है सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिले, पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिले जिसमें आपको नॉर्मल आपको दिमाग ही लगाना था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज होते हैं उनसे भी रिलेटेड ये जो टर्मिनोलॉजी है, मीन्स मैक्सिमम लोग जो भी बॉटनी का इंटरव्यू देने गए थे, ठीक है, उनसे वहाँ जो पैनल है उनका फेवरेट क्वेश्चन था ऑट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी का डेफिनेशन बता दो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ये आपको कोई सा भी पेपर हो लाइफ साइंस का वहां पे दिख ही जाता है, राइट। क्वेश्चन था स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की गई है तो कम्युनिटी की बात की गई है, सिंगल किसी स्पीशीज की तो बात यहाँ पे की नहीं गई है। जब सिंगल स्पीशीज की बात होती है तो हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। सिनिकोलॉजी क्या हो जाएगा? जब बहुत सारी मतलब जो कम्युनिटीज है उनके बीच में इंटरेक्शन जब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? सिनिकोलॉजी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड टुगेदर एज अ यूनिट इज टर्म्ड एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनिकोलॉजी हो जाएगा, है ना। ये आपका रिलेटेड नहीं है, ये इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है, राइट। तो ये जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उनका फेवरेट टॉपिक है, ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, वो डेफिनेशन आपसे पूछ ही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगेन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एमपीपीएससी। एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को अपने किसी भी एग्जाम में पूछ ही लेती है। ये एमपी का जीके का क्वेश्चन है ना, सभी को पता है। भोपाल की स्ट्रेटजी जो हुई थी वहां पे कौन सा वाला जो ये जो डिजास्टर हुआ था उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा था इस क्वेश्चन को और यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई the same or similar ecological niche in different geographical regions are known as, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब डिफरेंट पढ़ते हैं, हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट, है ना, समझ रहे होते हैं टॉपिक को, तो हम समझते हैं डिफरेंट वर्ड आया मतलब एलोपेट्रिक हो सकता है ना। आप लोगों ने इकोलॉजी इवोल्यूशन जब पढ़ते हो तो इसमें हम जब डिफरेंट अगर हम ज्योग्राफिकल रीजन देखते हैं तो आपको लगता है एलोपेट्रिक होगा, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में? डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स है, समझ आया। दूसरा लिखा है ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइड सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निश, मतलब चाहे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, रीजन्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो कंडीशंस है वो सिमिलर मिल रही है, जो इस वाले रीजन में मिल रही है वो इस वाले रीजन में भी मिल रही है। तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा? एलोपेट्रिक नहीं होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे? इकोलॉजिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, राइट। क्या करना था? थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मिस्टेक कहाँ हो सकती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों से होती है मिस्टेक। पेपर दिखने में लग रहा है कि सिंपल है ना, है भी, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ओके। अब देखो यहाँ पे पूछा है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द टोटल फ्लक्स ऑफ एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में इसकी जगह ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता तो और मजे आ जाते, क्योंकि वेवलेंथ से रिलेटेड था, वहां कंफ्यूजन हो सकता था। अब यहाँ तो ऑप्शन ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, राइट।
अब लक्स मीटर, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये क्या करता है, सरफेस पर कितना लाइट गिर रही है उसको मेजर करता है। फ्लक्स मीटर आपका मैग्नेटिक से रिलेटेड है। क्या बचता है, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या करता है, सभी वेवलेंथ, टोटल फ्लक्स जो होता है एनर्जी का सभी वेवलेंथ पर उसे मेजर करता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रेडियोमीटर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 75 अगेन बेकार सा क्वेश्चन है ना। बेकार सा क्वेश्चन क्यों, क्या पूछा है इन्होंने, प्रिजर्वेशन ऑफ वायबल मटेरियल। अब वायबल मटेरियल के प्रिजर्वेशन की बात की गई है, एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रिजर्वेशन करना है वायबल मटेरियल का, एंडेंजर्ड स्पीशीज का, तो किसके थ्रू कर सकते हैं। अब जीन पूल, कोई ऑप्शन है यहाँ पे देने जैसा, जीन पूल दिया गया है। जीन पूल क्या होता है, जो पूरी के पूरे पॉपुलेशन होता है उसमें जितने भी अलील्स प्रेजेंट है ना, जीन्स प्रेजेंट है, उन सब के टोटल की हम बात करते हैं। जीन लाइब्रेरी, यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं बेटा, बचा के रखते हैं। यहाँ लिखा है वायबल मटेरियल का प्रिजर्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है जीन बैंक की एक ऑप्शन आपके पास बचता है, जीन एग्जीबिशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 ओके। ये बॉटनी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्जाम हुआ था उसका रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन वहां पर भी पूछा गया था और रिपीटेशन इस क्वेश्चन का होता ही जा रहा है ना। कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, क्या लिखा है, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका नॉर्मन मेयर्स, ओके। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी का एग्जाम हुआ था उस पेपर में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर से रेडी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 द लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। लार्जेस्ट बायोम जो होता है अर्थ के ऊपर वो कौन सा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा इसका आंसर, मरीन, ओशन, ओके। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 which one of the following is an in situ conservation method। अब जब लिख गया है in situ है, in situ conservation की यहाँ पर बात की जा रही है, in situ conservation method for the conservation of endangered species। अब आप इन तीनों ऑप्शंस को देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक, ये क्या होते हैं, ये एक्स सिटू है। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू जब किसी स्पीशीज को उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, राइट, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व किया जाए, और नेचुरल हैबिटेट कौन प्रोवाइड करता है, नेशनल पार्क। तो इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सिंपल सा आंसर है इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 79 ओके। अब चूंकि लाइफ साइंस की बात की, लाइफ साइंस का एग्जाम था और हमारी इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना पूछे ऐसा कैसे हो सकता है, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत जीके पता हो, है ना, तो जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हमारे एमपी में चला था उसमें नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो कौन से वाले नेशनल पार्क में भेजे गए, तो ऑब्वियसली बात है इन सभी ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना था, कूनो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सजेशन है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट, कि कितना आपका चीता जो है कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, कितनी बार इंट्रोड्यूस करवाया गया, अभी कहाँ से लाया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 एट इनिशियल